बैन करिए आरएसएस को। आरएसएस एंड पीएफआई बोथ आर इक्वल, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सितंबर 2022 को विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए 5 साल के लिए बैन कर दिया, जिसके बाद विपक्ष से कुछ आवाजें उठी जिन्होंने आरएसएस को बैन करने की भी मांग उठाई। पीएफआई और आरएसएस को एक ही तराजू में तोला गया। राजनीतिक गलियारे से उठी ये मांग एक बार फिर फ्लैशबैक में हमें ले जाती है, जब आरएसएस पर अलग अलग वजहों से सरकार ने बैन लगाए थे। एक तरफ आरएसएस की छवि एक अनुशासित संगठन की रही। दावा किया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्वयंसेवी इस संघ से जुड़े हैं। इसकी छवि एक विशाल काडर वाले संगठन की है, जिसके बलबूते ये जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहा। लेकिन दूसरी तरफ इस संगठन पर महात्मा गांधी की हत्या में हाथ होने का जो दाग है वो छुटाए नहीं छूटता। इसे नापसंद करने वाले अक्सर इसकी दुखती रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है, ये हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है। 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किए जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरएसएस को 1.5 साल के लिए बैन कर 20,000 से ज्यादा आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। राजनीतिक पत्रिका कारवां की एक रिपोर्ट गोडसे के आरएसएस से जुड़ाव की बात करती है, जिसमें बताया गया कि संघ ने दलील दी थी कि गोडसे असल में 1930 की शुरुआत में संघ से जुड़ा था, लेकिन गांधी की हत्या से बहुत पहले उसने संघ से अपने संबंध खत्म कर हिंदू महासभा से हाथ मिला लिया था। उधर 2016 में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में गोडसे के परिवार ने कहा था कि गोडसे ने न तो कभी आरएसएस छोड़ा और न ही उन्हें निकाला गया। जुलाई 1949 में आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन गोडसे से जुड़ी अपनी छवि साफ करने में उसे वक्त लगा। अब आरएसएस खुद को राजनीतिक नहीं सामाजिक संगठन के तौर पर पहचान दिलाने में जुटा हुआ था। हालांकि संघ पर दूसरा बैन राजनीतिक उठापटक का ही नतीजा था, जो 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया, जिसमें सिर्फ आरएसएस ही नहीं लगभग पूरे विपक्ष को ही सरकार के खिलाफ बात करने के लिए कड़े नतीजे भुगतने पड़े। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आपातकाल के दौरान आरएसएस की भूमिका को लोकतंत्र की बहाली के माध्यम के रूप में दिखाया गया। आरएसएस पर तीसरा बैन 6 महीने के लिए 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगा, जिसे तब की नरसिम्हा राव सरकार ने लगाया। राव सरकार ने न सिर्फ संघ बल्कि बजरंग दल, सिमी, विश्व हिंदू परिषद जैसे धार्मिक संस्थानों पर भी बैन लगाया, लेकिन 93 में जस्टिस पी के बाहरी ट्रिब्यूनल ने संघ पर लगे बैन को जायज न बताते हुए प्रतिबंध हटा दिया। 3 बार प्रतिबंध झेल चुकी ये संस्था मीडिया से दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन 2014 के बाद ये ज्यादा दिखने लगी। पीएम मोदी समेत कई बड़े मंत्रियों के संघ से आने की वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ती दिखी। वहीं ये विपक्ष के निशाने पर भी रहा और इस पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगने लगे। आरएसएस और उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है। संघ सबका भला चाहता है, वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं। वहीं दक्षिण में केरल और कर्नाटका में संघ का नाम अक्सर राजनीतिक हिंसा में उछाला जाता है। पीएफआई और आरएसएस के सदस्यों की हत्या और एक दूसरे के द्वारा हिंसक बदले की कार्रवाई कई बार राष्ट्रीय हेडलाइन बनती है। पत्रकार उल्लेख एनपी अपनी किताब में आरएसएस और कम्युनिस्टों के बीच इस खूनी खेल के इतिहास को बताते हैं। उनके मुताबिक ये दुश्मनी 60 के दशक में केरल सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों के हित में बनाए गए एक कानून से शुरू हुई, जिसने ऐसी आग लगाई कि वो अब तक नहीं बुझी।